एपिसोड 471 टू 480। अध्याय 471। 138 हताशा में पासा पलटने के लिए खतरनाक खेल खेलना। किंग हान, क्या तुम्हें कहीं असहज महसूस हो रहा है? बाई शियांग शियांग ने संकोच से पूछा। पेई किंग हान ने बीमार बिस्तर से उठने की कोशिश की और बाई जियांग जियांग उनकी मदद करने के लिए दौड़ी, लेकिन पेई किंग हान ने बिना कोई आवाज किए उनका हाथ हल्के से हटा दिया। अपनी नाक के ऊपरी हिस्से को चुटकी से दबाते हुए पेई किंग हान का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। उसका सिर इतना दर्द कर रहा था मानो वह फटने ही वाला हो। पिछली रात के दृश्य उसके दिमाग में ऐसे घूमने लगे जैसे घूमती हुई लालटेन पर दृश्य कौंध रहे हों। जैसे ही वह जाने वाला था उसने देखा कि क्रिस्टल का झूमर नीचे गिर रहा है। लड़की की खूबसूरत आकृति तेज सफ़ेद रोशनी में लिपटी हुई थी जो चकाचौंध भरी और मनमोहक थी। फिर भी उसकी जान बाल बाल बची थी। उस नाजुक क्षण में उसने सोचा नहीं, वह बस दौड़कर वहां पहुंच गया। उन्हें आमतौर पर मुसीबत मोल लेना पसंद नहीं था और खुद को खतरे में डालना तो और भी कम पसंद था, लेकिन ये पहली बार था जब उन्होंने किसी अजनबी की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी। हालांकि उस क्षण उसे ऐसा लगा जैसे उसने अपने दिल से कोई बोझ उतार दिया हो और उसने राहत की एक गहरी सांस ली। उसे बस इतना पता था कि अगर उसने उसे नहीं बचाया तो उसे इसका बहुत पछतावा होगा। इसके बाद वह खुद पर ही व्यंग्यात्मक ढंग से हंस पड़ा। आखिर वह इतना परोपकारी कब से हो गया था? बेहोश होने से ठीक पहले उसे वह कोमल आवाज याद आई जो अजीब तरह से जानी पहचानी थी, मानो उसने उसे पहले कहीं सुना हो, दूर से आती हुई, मानो किसी दूर स्थान से तैरती हुई आ रही हो। फिर भी वह आवाज़ इतनी स्पष्ट थी कि उसने उसके दिल की गहराई में एक छाप छोड़ दी थी, जिससे अब वह उसके कहे हर शब्द के स्वर और ठहराव को क्रिस्टल की तरह साफ साफ याद कर सकता था। पेई किंग हान के चेहरे के भाव देखकर बाई शियांग शियांग की सांस तक रुक गई। क्या उसे कुछ याद आया था? इस समय हर मिनट हर सेकंड उसके लिए पीड़ादायक था। हिचकिचाते हुए उसने पूछा, क्या आप जानते हैं कि कल रात आपने जिस लड़की को बचाया था वह कौन थी? पेई किंग हान ने अपनी भौहें सिकुड़ी और उसे ठंडे लहजे में देखा। कौन? ऐसा लग रहा था कि उसे याद नहीं था। बाई जियांग जियांग ने मन ही मन राहत की सांस ली और बड़ी सी मुस्कान बिखेरते हुए कहा, उसे जाने बिना भी उसकी जान बचाई। किंग हान, मुझे एहसास नहीं था कि तुम इतने दयालु इंसान हो। पेई किंग हान की भौहें और भी सिकुड़ गईं। मैं उसे नहीं जानती। तभी युएशेंग एक डॉक्टर को अंदर लेकर आया और बाई शियांग शियांग को घूरते हुए बोला, भाई हान अभी अभी जागे हैं, तुम उनसे क्या बकवास कर रहे हो? वह महज एक मामूली नौकर था और फिर भी उसने उससे इतनी अकड़ से बात करने की हिम्मत की। बाई शियांग शियांग अंदर ही अंदर बहुत क्रोधित और आहत हुई। उसने पेई किंग हान की ओर देखा, लेकिन उसने उसकी तरफ देखा तक नहीं और युएशिंग को डांटने का कोई संकेत भी नहीं दिया। पैर पटकते हुए वह मुड़ी और सोफे पर बैठ गई। डॉक्टर ने पेई किंग हान के सिर की जांच की और उनसे कुछ सवाल पूछे, साथ ही उन्हें कुछ और दिनों तक अस्पताल में निगरानी के लिए रहने का सुझाव दिया। जाने से पहले डॉक्टर ने उत्सुकता से पेई किंग हान की आंखों की ओर देखा, उनके सामने हाथ हिलाया, लेकिन आंखों ने पलकें भी नहीं झपकाईं। अचानक पेई किंग हान ने डॉक्टर की कलाई पकड़ ली। उसके पतले होंठ हल्के से ऊपर की ओर मुड़े हुए थे। डॉक्टर साहब, मैं अंधी नहीं हूँ। डॉक्टर की कलाई दर्दनाक तरीके से चुटकी से दबाई गई। मेरी गलती श्रीमान पेई, क्षमा करें। पेई किंग हान ने हाथ छोड़ दिया और डॉक्टर जल्दी से चला गया। युएशिंग ने चिंता से पेई किंग हान की ओर देखा। भाई हान, आपकी आंखें? कुछ नहीं, मैं अंधा नहीं हो जाऊंगा। उनके लहजे में आत्मव्यंग्य का भाव झलक रहा था। बाई शियांग शियांग ने अपने दिल में उमड़ रहे सदमे को दबा लिया। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि उसे पहले वह अजीब व्यवहार कर रहा था, तो शायद उसकी आंखों का ही असर था। शियाओ बाई कहाँ है? पेई किंग हान ने सिर घुमाकर पूछा। भाई हान, कल रात की घटना के बाद गिरोह में बहुत से अधूरे काम रह गए थे। शियाओ बाई उनसे निपटने गया था। पेई किंग हान ने हल्के से सिर हिलाया। अगर ली लॉन्ग बात नहीं करता तो उसके नाजायज बेटे को ले आओ। लगता है कि वह ताबूत देखने से पहले आंसू नहीं बहाएगा। युएशेंग ने हंसते हुए कहा, निश्चिंत रहें भाई हान, शियाओ बाई ने वाकई सर्वश्रेष्ठ से सीखा है। पेई किंग हान कुछ सोच रहा था और उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने पूछा, जिस व्यक्ति को मैंने कल रात बचाया था? किंग हान, तुम पूरी रात बेहोश रहे। तुम्हें बहुत भूख लगी होगी, है ना? भाई युएशिंग, क्या आप किसी को नाश्ता लाने के लिए भेज सकते हैं? मुझे भी भूख लगी है, बाई शियांग शियांग ने अचानक बीच में टोकते हुए कहा। युएशिंग ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, भाई हान ने अभी तक एक शब्द भी नहीं कहा है, तुम क्यों दखल दे रही हो? अगर भूख लगी है तो बर्दाश्त कर लो। कल रात वाला व्यक्ति? भाई हान ने जरूर। ये देखकर कि युएशिंग जी यून्या की पहचान उजागर करने ही वाला था, बाई शियांग शियांग अचानक रो पड़ी। भाई युएशिंग, क्या आप पिछली बार जो हुआ उसके लिए अब भी मुझे ही दोषी ठहरा रहे हैं? अगर मैं आपसे माफ़ी मांग लूँ तो क्या होगा? उस समय मैं भ्रम में थी, मुझे आपको फंसाना नहीं चाहिए था, लेकिन मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि किंग हान मुझे नोटिस करे। क्या आप मुझे माफ़ कर देंगे? उसके आंसू वसंत की बारिश से भीगे हुए नाशपाती के फूल की तरह थे जो उसे सबसे अधिक पीड़ित के रूप में चित्रित कर रहे थे, जबकि गलती उसी ने की थी। युएशिंग को किसी महिला का रोना सुनना बिल्कुल पसंद नहीं था, और जब पेई किंग हान ने अचानक कहा, बाई शियांग शियांग, आखिर तुम कर क्या रही हो, तो वह मुश्किल से ही अपने गुस्से को काबू कर पाया। बाई जियांग जियांग रोते हुए उसके बिस्तर पर झुक गई और उसका हाथ पकड़कर बोली, किंग हान, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? पेई किंग हान क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया, मानो प्रेम के अर्थ पर विचार कर रहा हो। फिर उसने अपने होठों पर एक पतली तिरस्कारपूर्ण मुस्कान बिखेरी और बिना किसी झिझक के अपना हाथ पीछे खींच लिया। अध्याय 472। 138 बाघ की खाल के लिए उससे बातचीत करना। हताश जवाबी हमला _2 तस्क। उस लहजे में घोर तिरस्कार झलक रहा था। बाई शियांग शियांग। ये पहली बार था जब उसने उसका नाम पुकारा था और बाई शियांग शियांग को अचानक लगा कि यह नाम बहुत सुखद है। हालांकि इसमें भावनाओं का कोई अंश नहीं था, इतना ठंडा कि उसके दिल में एक झंझनाहट सी महसूस हुई।
पेई किंगहान ने उसकी ओर देखा, उसकी निगाहें कहीं टिकी नहीं थीं, वह उसे घूर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह उसे देख रहा हो और फिर भी नहीं देख रहा हो। इस अनिश्चितता के कारण उसका दिल अनियमित रूप से धड़कने लगा, मानो वह हवा में मंडरा रहा हो और कहीं उतरने में असमर्थ हो। तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो और तुम्हारी महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है। मुझे खेद है, लेकिन तुम्हारी इच्छा मेरी क्षमता से परे है। अपनी आकांक्षाओं के लिए कहीं और देखो। नहीं, बाई शियांग शियांग ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। किंगहान, तुम नहीं समझते कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। इस दुनिया में सिर्फ मैं ही वो औरत हूँ जो तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती है। क्या तुम मुझे भूल गए हो? क्या तुम हमारे अतीत को भूल गए हो? तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकते हो? पेई किंगहान ने अपना हाथ हल्के से पीछे खींच लिया। उसकी आवाज़ शांत थी और उसने पूछा, क्या मुझे सिर्फ इसलिए तुमसे प्यार करना चाहिए क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो? कितनी गुस्ताखी है। इसके अलावा मुझे हमारे बीच हुई किसी भी बात की याद नहीं है। अगर तुमने कुछ गलत समझा है तो मुझे खेद है, लेकिन मैं बस इतना ही कह सकता हूँ। भाई जियांग ने टकटकी लगाकर उसके मुंह को देखा। माफ कीजिए, आपने मुझे किसी और के लिए समझ लिया। मानो उसकी सारी ताकत छिन गई हो। बाई शियांग शियांग सदमे से पीछे की ओर लड़खड़ा गई, उसकी आंखों से तेजी से आंसू बह रहे थे। तुम ऐसा नहीं कर सकते किंगहान, तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। तुम्हें शायद सिर में चोट लगी है और तुम सब कुछ भूल गए हो, लेकिन कोई बात नहीं, जब तक मुझे याद है। चिंता मत करो किंगहान, मैं अब से तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगी। पेई किंगहान ने अपनी नाक के पुल को चिढ़कर चुटकी लेते हुए कहा, युशेंग, इसे यहाँ से ले जाओ। मैं इसे दोबारा नहीं देखना चाहता। हाँ। युएशेंग ने ठंडी निगाहों से बाई शियांग शियांग को देखा और दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहा, अंदर आओ। काले कपड़े पहने दो आदमी अंदर आए। इस महिला को यहाँ से ले जाओ और इसे मास्टर पेई के पास जाने से मना करो। आदेश मिलते ही काले कपड़े पहने दोनों आदमी बाई शियांग शियांग को घसीट कर ले जाने के लिए आगे बढ़े। वह गुस्से से भड़क उठी, दफा हो जाओ, मुझे मत छुओ। आंसुओं से धुंधली दृष्टि के साथ उसने पेई किंगहान की ओर देखा। किंगहान, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझमें ऐसी क्या कमी है? मैं बदल सकती हूँ, कृपया, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे मत भेजो। पेई किंगहान ने कुछ क्षणों के लिए अपनी आंखें बंद कर ली, उनके चेहरे पर अधीरता के भाव दिखाई दे रहे थे। युएशेंग चिल्लाया, तुम लोग वहां क्यों खड़े हो? उसे बाहर निकालो। दोनों आदमी उसकी चीख पुकार को अनसुना करते हुए उसे जबरदस्ती बाहर घसीट ले गए। बाई शियांग शियांग की हताशा भरी चीखें उनके कानों में गूंजती रहीं, जब तक कि वे धीरे धीरे शांत नहीं हो गईं। पेई किंगहान को सिर दर्द होने लगा। युएशेंग ने जल्दी से उसे लेटने में मदद की। वह कुछ कहने ही वाला था, लेकिन पेई किंगहान का पीला चेहरा देखकर वह चुप हो गया। हालांकि वह नहीं जानता था कि वह कौन थी, लेकिन उसे यकीन था कि वह निश्चित रूप से बाई शियांग शियांग नहीं थी। सिर्फ एक तितली के आकार की हैपिन की वजह से उसने इतने लंबे समय तक एक स्त्री के जादू को सहन किया था। ऐसा लगता है कि वह भूली हुई शख्सियत उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण रही होगी। पेई किंगहान जितना ज्यादा याद करने की कोशिश करता, उसका सिर उतना ही ज्यादा दुखने लगता। यह एक दुष्चक्र था। वह हल्की सी आह भरने से खुद को रोक नहीं सका और अनजाने में ही दोबारा सो गया। आंटी डी, मैं और यूनिया एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। आप उसकी आदरणीय बड़ी हैं और अगर हमें आपका आशीर्वाद नहीं मिला तो यूनिया खुश नहीं रहेगी। मुझे पता है कि आपको मेरे बारे में कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं यूनिया को कभी भी दुख नहीं पहुंचाऊंगा। मैं जीवन भर उसकी देखभाल करूंगा और उसे प्यार करूंगा। अगर मैंने यह वचन तोड़ा तो भगवान करे मुझ पर बिजली गिर पड़े। उस युवक की आवाज़ दृढ़ थी, उसकी आंखें चमकीली थीं और वहां खड़ा वह लंबा व्यक्ति पहाड़ की तरह लग रहा था, सीधा और राजसी। वह सूर्य के समान था, प्रकाश और गर्मी बिखेरता हुआ, जिससे नरक में रहने वाले लोग उसके पास मौजूद चीजों के लिए तरसते थे। निस्संदेह वह एक बहुत ही प्रभावशाली युवक था। रूप रंग, पारिवारिक पृष्ठभूमि, क्षमताओं या चरित्र के मामले में वह लाखों में एक था। अगर किसी आदमी की बात पर भरोसा किया जा सकता है तो सो भी पेड़ पर चढ़ सकता है। जीदी अभी भी शांत नहीं हुई थी, सोच रही थी, मेरे परिवार की जवान खूबसूरत लड़की तुम्हारे साथ ऐसे ही सो गई, ये तो सरासर। उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका खून निकल आने वाला था। यानसोंग ने बड़े धैर्य से कहा, आंटी डी, 1000 खोखले शब्दों का मूल्य एक कर्म से कहीं कम होता है। मैं भविष्य में अपने कर्मों से इसे साबित कर दूंगा। बस करो, मैं तुम नौजवानों के मामलों में दखल नहीं दे सकती। मैं तुमसे बस एक ही बात पूछना चाहती हूँ, क्या तुमने मेरी छोटी मालकिन के साथ सच में कुछ किया है? जीदी की सबसे बड़ी चिंता अभी भी वही मामला था। यानसोंग के कान थोड़े लाल हो गए और उसने सिर हिलाते हुए कहा, वह अभी छोटी है, मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। जीडी ने उसे संदेह भरी नजरों से देखा और कहा, तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हो? यानसोंग ने बेबसी से जवाब दिया, आंटी डी, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? मैं सचमुच यूनिया को चोट नहीं पहुंचाना चाहती। ठीक है, तो मैं फिलहाल आपकी बात पर अस्थायी रूप से विश्वास कर लेता हूँ। लेकिन अपनी बात याद रखना, क्योंकि अगर मुझे पता चला कि आपने कुछ भी गलत किया है तो आप याया से फिर कभी मिलने की उम्मीद छोड़ देना। अध्याय 473 138 बाघ की खाल के लिए उससे बातचीत करना, हताश जवाबी हमला _3। ये टिप्पणी करने के बाद जीडी मुड़ी और नाश्ता बनाने के लिए रसोई में चली गई। यानसोंग ने अपने माथे से पसीना पोंछा। इस तरह की महिला से निपटना 10 किलोमीटर दौड़ने से भी ज्यादा थका देने वाला था। नहाने के बाद यूनिया बाहर आए और अचानक झपट्टा मारकर यानसोंग की कमर को गले लगा लिया। यानसोंग ने रसोई की ओर देखा। एक नज़र पीछे डालते ही जीडी ने उन दोनों को देख लिया, जिसका शायद यह मतलब था कि उसने अभी जो वादा किया था वह अब निरर्थक हो गया था। वह यूनिया को धक्का देने से खुद को रोक नहीं सका। चाची दी को हमें पकड़ने मत देना। यूनिया ने और भी कसकर गले लगाया, वैसे भी उसे पहले से ही पता है, तुम किस बात से डर रही हो।
यूनिया ने उसकी ओर देखते हुए कहा, आखिरकार तुम्हें भी वही अनुभव हो रहा है जो मुझे आंटी जुआंग और बाकी लोगों का सामना करने में होता है ना? यानसोंग ने आह भरी, मैं समझ सकती हूँ। वे दोनों लिविंग रूम में एक दूसरे के प्रति स्नेह जता रहे थे और नाश्ता बनाने में व्यस्त जीडी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। जब नाश्ता तैयार होकर लाया गया तो उन दोनों को जुड़वां बच्चों की तरह गले मिलते देख उसका चेहरा उतर गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। असल में वह उन्हें दोष नहीं दे रही थी, बल्कि उसे दिल का दर्द ज्यादा महसूस हो रहा था। शायद बचपन से स्नेह की कमी ही वह वजह थी जिसके कारण मिस एक पुरुष पर इतना निर्भर रहने लगी थी। उसे उम्मीद थी कि मास्टर यान सचमुच मिस को जीवन भर प्यार करेंगे, जैसा कि उन्होंने कहा था, और उन्हें अपने दिल में सबसे ऊपर रखेंगे। अगर उन्होंने कभी मिस को दुखी करने या रुलाने की हिम्मत की तो वह निश्चित रूप से अपनी पूरी ताकत से उनका मुकाबला करेंगी। नाश्ते के बाद यूनिया और यानसोंग ने पेई किंगहान से मिलने अस्पताल जाने के बारे में चर्चा की। यूनिया ने यानसोंग से नीचे उसका इंतजार करने को कहा क्योंकि उसे जीडी से कुछ बातें करनी थीं। यानसोंग ने यूनिया के बालों पर हाथ फेरा, कुछ नहीं पूछा और जाने के लिए मुड़ गया। बैठक कक्ष में जीडी बर्तन साफ कर रही थी। यूनिया बैठक के सोफे पर बैठ गई। आंटी डी, अगर मुझे सही याद है तो 10 साल पहले आपने अंकल किन से अपने प्यार का इजहार किया था और उन्होंने आपको ठुकरा दिया था, है ना? खटखट, एक कटोरा फर्श पर गिरा और चकनाचूर हो गया। अपनी दर्दनाक यादों को ताज़ा करते हुए जीडी का चेहरा पीला पड़ गया। यूनिया ने अपने होठों को सिकोड़ा, उसका चेहरा शांत और सुंदर था। जिलानई में ऐसी क्या खासियत है कि इतने सालों बाद भी अंकल किन उसे भूले नहीं हैं? आंटी डी, आप तो उससे कहीं बेहतर हैं। आप तो सौम्य और बुद्धिमान हैं, निश्चित रूप से एक गुणी पत्नी और अच्छी माँ हैं। अंकल किन का स्वाद वाकई खराब है। यूनिया, वह तुम्हारी माँ है, तुम उसे उसके नाम से नहीं पुकार सकती। जिलानई की आवाज़ थोड़ी कांप उठी। माफ़ कीजिए, बात बस इतनी है कि मुझे उन्हें माँ कहकर बुलाने की आदत है। माँ शब्द आसानी से नहीं निकलता। जिलानी नाम बोलना ज्यादा आसान है। जीडी टूटे हुए टुकड़ों को उठाने के लिए झुकी, लेकिन गलती से उसका हाथ कट गया और तुरंत खून की एक बूंद निकल आई जिससे उसकी आंखों में जलन होने लगी। लेकिन अगर आप इस बारे में सोचें तो ये बात समझ में आती है। आप तो बस जी परिवार की नौकरानी हैं, आपके पास न तो कोई शक्ति है, न ही कोई रुतबा, और आप दिखने में भी कोई खास आकर्षक नहीं हैं। अंकल किन कम में क्यों संतुष्ट हों? आखिर जिलानई की तो विश्व प्रसिद्ध है, मैं तो उनकी खूबसूरती की कल्पना भी कर सकती हूँ। मिस, कृपया रुक जाए, जीडी ने रुंधे हुए स्वर में कहा। यूनिया ने आह भरी, उसके बगल में बैठ गई और चिंता से उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, तुम्हें खून क्यों आ रहा है? मैं पट्टी बांध देती हूँ। वह जीडी को सोफे पर ले गई और पहले कीटाणुनाशक के लिए एक अल्कोहल स्वैब ढूंढा, फिर धीरे से घाव पर फूंका, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं छोटी थी। अगर मेरी उंगली में चोट लग जाती थी तो आंटी दी उस पर फूंक मारती थी और फिर दर्द नहीं होता था। उस मासूम से भाव ने जीडी के विचारों को बहुत पहले की घटनाओं की याद दिला दी। मिस्सी बहुत सख्त थी और बचपन से ही उन्हें शिष्टाचार और हुनर सिखाती थी ताकि उनका व्यवहार शास्त्रीय हो सके। उन्होंने मिस्सी को बुझंग बजाना भी सिखाया। 3-4 साल की बच्ची जिसकी त्वचा इतनी कोमल थी कि उससे पानी निचोड़ा जा सकता था और तार इतने नुकीले थे, मिस्सी के हाथ अक्सर खून से लथपथ हो जाते थे। फिर भी मिस्सी कभी नर्म नहीं पड़ी। जब भी मिस्सी लापरवाही करती, उनके सिर पर रखा पानी का कटोरा उन्हें तुरंत भिगो देता था। अगर उस दिन पानी गिर जाता तो उन्हें रात का खाना खाने या सोने की इजाजत नहीं मिलती थी। ये क्रूरता जीडी को बहुत दुख देती थी। मिस की तरह मिस्सी भी जिद्दी थी और उसने कभी दर्द या थकान की शिकायत नहीं की। खून से सने हाथों के बावजूद भी उसने अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान बनाए रखी और अपना वादन जारी रखा। नतीजा ये हुआ कि अभ्यास के कारण मिस्सी के हाथ लगभग खराब हो गए। उसके बाद मिस्सी को कभी परवाह नहीं रही कि मिस्सी के हाथों की क्या हालत है, हमेशा वही मिस्सी पर पट्टी बांधती थी। उस समय मिस्सी इतनी समझदार थी कि बदले में वह उसे दिलासा भी देती थी। इन बीते हुए घटनाक्रमों को याद करके जीडी की आंखों में एक कड़वी भावना के साथ आंसू आ गए। याद, मुझे याया कहो, यूनिया ने कोमल स्नेह से भरी आंखों से धीरे से कहा। आंटी डी, आपने म्याओ म्याओ और मुझे बचपन से पाला है। हमारे दिलों में आप हमारी माँ के समान हैं। उसने आह भरते हुए कहा, काश तुम खुश रह पाते, लेकिन दुर्भाग्य से अंकल किन तुम्हें पसंद नहीं करते। जिलानी में ऐसा क्या अच्छा है? वह स्वार्थी, मतलबी और गैर जिम्मेदार औरत है। ऐसी औरत खुशी की हकदार कैसे हो सकती है, और वह अंकल किन के प्यार की हकदार कैसे हो सकती है? अध्याय 474, 138 बाघ की खाल के लिए उससे बातचीत करना, गिर जाने पर पलटवार करना _4। जीडी ने यूनिया की ओर नापसंदगी भरी निगाहों से देखते हुए कहा, याया, तुम छोटी मालकिन के बारे में इस तरह कैसे बोल सकती हो? उसकी अपनी मुश्किलें हैं। कौन सी औरत स्वेच्छा से अपने बच्चे को छोड़ देगी? यूनिया ने अपने मन में दबी नाराजगी को दबाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, भले ही उसे कठिनाइयां हो, क्या उन्हें अपने बच्चों को त्यागने का औचित्य साबित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? आंटी डी, आपने अपनी आंखों से देखा है कि बचपन से ही उसने म्याओ म्याओ और मेरे साथ कैसा व्यवहार किया है। हालांकि उसने हमें जन्म दिया, लेकिन उसने एक दिन भी माँ होने का फर्ज नहीं निभाया। मेरे दिल में सिर्फ आप ही मेरी माँ हैं। उसकी आंखें धीरे धीरे लाल हो गईं, जो गहरे दुख की छवि को व्यक्त कर रही थीं। याया, छोटी मालकिन, वो। जीडी अपनी छोटी मालकिन का बचाव करना चाहती थी, लेकिन अचानक उसके पास शब्द नहीं बचे। दरअसल उसने अपनी आंखों से देखा था कि छोटी मालकिन ने छोटी मालकिन और छोटे मालिक के साथ कैसा व्यवहार किया था। उस समय वह ये सोचकर खुद को तसल्ली दे सकती थी कि छोटी मालकिन अपनी बेटी की सफलता चाहती है, लेकिन अब यूनिया के शब्दों से हिलकर वह डगमगाने लगी थी। विशेषकर यूनिया की कई बातों के बाद यह महसूस करके कि यूनिया उसके दिल में इतनी महत्वपूर्ण जगह रखती है, जीडी को मूल्यवान होने का एहसास हुआ, जिससे उसकी भावनाएं क्षण भर के लिए जागृत हो गईं। लेकिन किसी बात पर विचार करते हुए भावनाओं का वह उफान थम गया। वह आत्म जागरूक थी, उसकी तुलना उस युवा मालकिन से नहीं की जा सकती थी।
या मैं तो बस एक नौकरानी हूँ और एक दिन छोटी मालकिन वापस आ जाएगी। यूनिया सचमुच जीडी का दिमाग खोलकर देखना चाहती थी कि उसके अंदर क्या है। जीलानी में ऐसे कौन से गुण थे जिनकी वजह से वे सब उसके प्रति इतने समर्पित थे। यूनिया की मुट्ठी कस गई और फिर ढीली पड़ गई। आंटी डी, क्या आप अब भी अंकल किन से प्यार करती हैं? जीडी के चेहरे पर भावहीनता छा गई और फिर उसने निराशा में अपना सिर नीचे झुका लिया। आंटी डी, आप और अंकल किन साथ पले बड़े हैं। अगर मेरी माँ न होती तो आप और अंकल किन अब तक साथ हो चुके होते। अपनी जवानी के 1 दशक से ज्यादा समय क्यों बर्बाद कर रही हैं? और मेरी माँ मेरे पिता से प्यार करती हैं, उन्होंने कभी अंकल किन से प्यार नहीं किया। अगर आप सच में अंकल किन को पसंद करती हैं तो उन्हें इस तरह निराश मत रहने दीजिए। उनकी खुशी सिर्फ आप ही दे सकती हैं। उसकी खुशी केवल तुमसे ही मिल सकती है। इस कथन ने जीडी के दिल को सीधे छलनी कर दिया। यूनिया को निश्चिंत होकर देखते हुए उसका दिल एक पल के लिए धड़कना बंद हो गया। क्या मैं सचमुच ऐसा कर सकती हूँ? यूनिया ने दृढ़ और बलपूर्वक स्वर में उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम्हारे अलावा इस दुनिया में और कौन उससे प्यार करता है? जीडी अचानक फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन उसके दिल में तो सिर्फ वही युवती है। मैं क्या कर सकती हूँ? यूनिया का दिल अचानक दर्द से भर गया। वह सोचने लगी, क्या वह सही कर रही है? आंटी डी और अंकल किन इतने ईमानदार लोग थे, उसे उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। लेकिन जल्द ही यूनिया ने अपने ही विचारों को पलट दिया। वह ये सब उनकी खुशी के लिए कर रही थी, इस तरह वे खुश रह सकते थे। स्वार्थवश यूनिया ने यह मानकर खुद को दिलासा दिया कि वह उनके भले के लिए ही कर रही है, लेकिन भीतर ही भीतर उसने यह मानने से इनकार कर दिया कि वह केवल जीलानी से बदला ले रही थी। जब आपके सबसे वफादार 2 लोग ही आपको धोखा दें तो अपने अहंकारी स्वभाव के कारण आप निश्चित रूप से इसे स्वीकार नहीं कर पाएंगे। जीलानी उस तरह की इंसान थी जो अगर आपसे प्यार न भी करती हो तो भी विश्वासघात बर्दाश्त नहीं करती थी। पुनर्ता स्वार्थी। समय बीतने पर अंकल किन आपकी अहमियत जरूर समझेंगे। आंटी डाई, मैं आपकी मदद करूंगी। जीडी एक पल के लिए हिचकिचाए और फिर जोर से सिर हिलाते हुए बोली, नहीं। उसका स्नेह तो उस युवती के लिए है, मैं उसके साथ विश्वासघात नहीं कर सकती। यूनिया को भयंकर क्रोध आया और उसने गहरी सांस ली। उसकी आवाज़ नर्म पड़ गई। आंटी डी, यह मेरी माँ के साथ विश्वासघात कैसे हो सकता है? उन्हें अंकल किन कभी पसंद नहीं थे। उनका स्नेह तो हमेशा एक तरफा रहा है। क्या आप उन्हें अकेलेपन में जीते हुए देख सकती हैं? माँ का प्यार न मिलने के कारण वे पहले से ही दयनीय हैं। आप दोनों में से किसी एक को तो हिम्मत दिखानी होगी। मेरी बात सुनिए आंटी डी, अंकल किन के साथ रहना आपकी छोटी मालकिन के साथ विश्वासघात नहीं है। यह आपका प्यार है और इसका उनसे कोई लेना देना नहीं है। वह जानती थी कि जीडी जिलानी के प्रति पूरी तरह समर्पित थी और थोड़े समय में उसका मन बदलना लगभग असंभव था। यही कारण था कि यह इतना मुश्किल था कि वह और भी अधिक प्रयास करना चाहती थी। यूनिया की आवाज़ प्रलोभन से भरी हुई थी और जीडी ने हैरानी से उसकी ओर देखा। क्या मैं सचमुच ऐसा कर सकती हूँ? यूनिया ने प्यार से उसे गले लगाया। बिल्कुल, आप कर सकती हैं आंटी डी। मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि आपको खुशी मिले। दरवाजा बंद करने के बाद यूनिया की आंखों में एक ठंडी धुंधली सी अनुभूति छा गई। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान उभर आई जो ठंडी और व्यंग्यात्मक थी, क्योंकि उसे यह प्यार कभी नहीं मिला था। स्वभाव से शर्मीली और दयालु जीडी ने अपनी युवा मालकिन की खातिर कड़वाहट को सहते हुए इस प्यार को दृढ़ता से थामे रखा। लेकिन एक बार जब उसे खुशी का स्वाद मिल जाता है तो वह उसे कैसे जाने दे सकती है? मानव स्वभाव ऐसा ही होता है ना? जिस दिन उनका आमना सामना होना तय है उस दिन उसके लिए क्या अधिक मायने रखेगा, उसकी युवा प्रेमिका या उसका प्यार और खुशी? अध्याय 475 138 बाघ की खाल के लिए उससे बातचीत करना, गिर जाने पर पलटवार करना _5। उसमें भविष्य देखने की क्षमता नहीं थी। वह बस एक बार साहपूर्वक जुआ खेलना चाहती थी, मानव स्वभाव के अंधकार में पक्ष पर जुआ खेलना चाहती थी। उसे उम्मीद थी कि समय आने पर आंटी डाई उसे निराश नहीं करेंगी। अंकल किन की बात करें तो वे जिलानी को लंबे समय से अपना विश्वास मानते थे। वह दिल को छू लेने वाला प्यार जो समय के साथ साथ कमजोर पड़ गया था, शायद उन्हें इसका एहसास भी नहीं हुआ था। ऐसा इसलिए था क्योंकि किसी स्त्री ने उनके अंदर उस प्रेम को जागृत नहीं किया था। यदि कोई पुरुष शारीरिक रूप से आपको धोखा देना शुरू कर दे तो वह आध्यात्मिक रूप से धोखा देने से कितना दूर है। जिलानी, मुझे पता है तुम जिंदा हो, इस दुनिया के किसी कोने में छिपी हुई हो। मैं चाहती हूं कि तुम अपनी आंखों से देखो कि कैसे वह इंसान जो तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता है तुम्हें धोखा देता है। यूनिया सीढ़ियों से बाहर निकली। धूप उसके शरीर को घेर रही थी जिससे ठंडक दूर हो रही थी। वह अनजाने में ही रुक गई, ऊपर चमकते सूरज की ओर देखने लगी और अपनी आंखों को थोड़ा सिकोड़ लिया। वह सूरज धीरे धीरे एक युवक के चेहरे में बदल गया जो बेहद आकर्षक था। उसके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान थी, मानो वसंत की एक ठंडी हवा उसके दिल में बह गई हो। उसके भीतर से गर्माहट की लहर दौड़ गई। वह मुस्कुराए और खुद को उसकी बाहों में झोंक दिया, उसके गर्म शरीर के तापमान और उसकी तेज धड़कन को महसूस करते हुए। केवल ऐसे ही क्षणों में उसे एहसास होता था कि वह अभी भी जीवित है। उसे इतना स्नेह दिखाते देख यानसोंग का दिल पिघलकर पानी के पोखर में बदल गया। क्या हुआ? क्या तुम दुखी हो? यूनिया ने सिर हिलाते हुए कहा। भले ही कुछ अप्रिय बातें हों, जब तक मैं भाई यान की बाहों में हूं वे सब गायब हो जाती हैं। यानसोंग मुस्कुराए और उसके सिर पर थपथपाते हुए बोली, तुम कितनी मीठी बातें करती हो। दूशान गाड़ी चलाकर उन दोनों को अस्पताल ले गई। उन्होंने अस्पताल के पास एक फल की दुकान से फलों की टोकरी खरीदी और यूनिया ने नीले कार्नेशन का एक गुलदस्ता भी खरीदा। पेई किंगहान सबसे ऊपरी मंजिल पर स्थित वीआईपी लग्जरी वार्ड में ठहरी हुई थी। यह मंजिल पहले से ही सुनसान थी और सीढ़ियों के प्रवेश द्वार पर काले रंग की वर्दी में 2 अंगरक्षक पहरा दे रहे थे। वार्ड के बाहर भी काले रंग की वर्दी में 2 और अंगरक्षक तैनात थे। जब उन्होंने यूनिया और यानसोंग को लिफ्ट से बाहर आते देखा तो उनकी निगाहें उन पर सर्चलाइट की तरह घूम गईं। ये जानते हुए कि वे दोनों पिछली रात भी आए थे, उन्होंने उन्हें नहीं रोका।
यूनिया और यानसोंग हाथ में हाथ डाले वार्ड के सामने तक गए। दरवाजे पर खड़े काले वस्त्रधारी अंगरक्षकों ने उन्हें रोक दिया। तभी युएशिंग वार्ड से बाहर निकला और यूनिया को देखकर दंग रह गया, लेकिन यानसोंग पर उसकी निगाहें इतनी शांत नहीं थीं। उसके चेहरे पर अभी भी दर्द हो रहा था। उस लड़के ने सच में बहुत जोर से मारा था। युशिंग, क्या श्री पेई जाग गए हैं? हम उनसे मिलने आए हैं। भाई हान आज सुबह उठे थे लेकिन अभी अभी सो गए हैं। मैं भाई हान की ओर से ये उपहार स्वीकार कर लूंगा और उनके उठने पर आपका संदेश उन्हें पहुंचा दूंगा। यूनिया मुस्कुराई और बोली, ठीक है, तुम ये चीज़ें रख लो। जब समय मिलेगा तब हम फिर आएंगे। पेई किंगहान एक तरह से स्तब्ध थी, मानो उसे लोगों की बातें सुनाई दे रही हों। उसने अचानक अपनी आंखें खोलीं और कहा, युशिंग। युएशिंग ने जल्दी से दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर प्रवेश किया। भाई हान, आप जाग गए हैं। कौन बोल रहा है? पेई किंगहान ने पूछा। ओह, ये वही लड़की है जिसे भाई हान ने कल रात बचाया था। वो भाई हान से मिलने फलों और फूलों की टोकरी लेकर आई थी। पेई किंगहान ने सोचते हुए माथे पर शिकन डाली और उठकर बैठ गई। उन्हें अंदर आने दो। लेकिन तुम्हारा शरीर? पेई किंगहान ने हाथ हिलाते हुए कहा, मैं ठीक हूँ। युएशिंग ने अपने होंठ सिकुड़े और जाने के लिए मुड़ गया। पेई किंगहान की दृष्टि कमजोर थी और हाल ही में लगी चोट ने शायद इसे और खराब कर दिया था। वह केवल धुंधली सी 2 आकृतियों को देख पा रहा था, एक लंबी और एक छोटी, जो दरवाजे के बाहर से अंदर आ रही थीं। उसकी निगाहें उस छोटी कद की लड़की पर टिकी थीं, जिसने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, जिससे वह धुंधली सफ़ेद आकृति जैसी दिख रही थी। उसने उसके चेहरे के हाव भाव पहचानने की बहुत कोशिश की, लेकिन व्यर्थ। उसकी आंखों में तेज जलन होने लगी। आंखें बंद करके उसने लड़की की कोमल और मधुर आवाज़ सुनी, मानो कोई कोमल धारा धीरे धीरे उसके दिल में बह रही हो। श्रीमान पेई, क्या आज आप बेहतर महसूस कर रहे हैं? पेई किंगहान मुस्कुराए और बोली, हाँ, अब बहुत बेहतर है। यूनिया ने घबराकर उसकी आंखों में देखा और बोली, तुम्हारी आंखें? पेई किंगहान ने लापरवाही से कहा, पुरानी समस्या। यूनिया सोच रही थी कि क्या 10 साल पहले उसकी आंखों में गिरा हुआ नींबू, जिसे समय पर साफ नहीं किया गया था, उसकी आंखों पर इतना गंभीर असर छोड़ गया था। आखिरकार ये सब उसकी ही गलती थी। वह उसे और कुछ भी देना नहीं चाहती थी, फिर भी अनजाने में ही उस पर बहुत अधिक कर्ज चढ़ गया था। यूनिया के भीतर मिश्रित भावनाएं उमड़ रही थीं, जिससे वह बेचैन महसूस कर रही थी। यानसोंग ने उसकी तरफ देखा और चुपके से उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया। कल रात मेरी प्रेमिका की जान बचाने के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। उसकी जान बचाकर आपने मेरी भी जान बचाई। अगर आपको कभी भी किसी चीज़ में मदद की ज़रूरत हो तो मैं, यानसोंग, आपकी पूरी सहायता करने की हर संभव कोशिश करूंगा। यानसोंग ने पेई किंगहान की ओर सीधे देखा। उसकी रीढ़ सीधी थी और उसका स्वर दृढ़ था। यूनिया पर जो भी कर्ज था वह उसे चुका देगा। पेई किंगहान उस युवक की आभा से दंग रह गया। उसे देखे बिना भी वह उसे महसूस कर सकता था। यानसोंग नाम उसके लिए अपरिचित नहीं था। उसके पिता मेयर यान थे और उनके परिवार से कई लोग और भी ज़्यादा खौफ खाते थे। अध्याय 476, 138 बाघ की खाल के लिए उससे बातचीत करना। हताश जवाबी हमला _6। पेई किंगहान तुरंत हल्के से हंस पड़ी और बोली, इसे दिल पर लेने की जरूरत नहीं है, ये तो बस एक मदद का हाथ था। जीवन रक्षक कृपा का प्रतिफल कृतज्ञता की भावना से देना चाहिए। मैं, यानसोंग, कृतघ्न नहीं हूँ, यानसोंग ने कहा। इस समय हुई बातचीत से यह स्पष्ट था कि यानसोंग पेई किंगहान को सती कृतज्ञता से संतुष्ट नहीं करना चाहता था। पेई किंगहान की भी कोई विशेष अपेक्षा नहीं थी। उसने तो बस सहज भाव से काम किया था और उसे बाद में अपने कार्यों पर कोई पछतावा नहीं था। फिर भी युवक की बातें सुनकर उसके मन में कुछ असंतोष सा जागा। तो फिर, चूंकि युवा स्वामी यान ने इस तरह कहा है तो मैं आपको संतुष्ट क्यों न करूं? पेई किंगहान ने जवाब दिया। यानसोंग ने कहा, मेयर यान के पास सीमित निवेश वाली एक परियोजना है और मुझे उम्मीद है कि हान माउंटेन ग्रुप इसमें जगह हासिल करने में अग्रणी भूमिका निभा सकता है। हान माउंटेन ग्रुप एक निवेश समूह था जिसका स्वामित्व पेई किंगहान के पास था। ये बहुत ही गुमनाम और कम चर्चित था। इस कंपनी का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता था, इसका अंदाजा थोड़ी सी सोच विचार से आसानी से लगाया जा सकता था। अर्थव्यवस्था की बागडोर याननानमो के हाथ में थी और वे उम्मीदवारों का चयन आसानी से कर सकते थे। हान माउंटेन ग्रुप शीर्ष निवेश फर्मों के मुकाबले कहीं भी नहीं ठहरता था। याननानमो ने उन्हें क्यों चुना? क्या यह उनका राजनीति में प्रवेश करने का संकेत था? यानसोंग ने भौहें चढ़ाईं। जो आप पूरा नहीं कर सकते उसका वादा आसानी से मत करो, पेई किंगहान ने व्यंग्यपूर्वक कहा। यूनिया ने उसे जल्दबाजी करने से रोकने के लिए एक धक्का दिया। यह मामला हल्के में लेने लायक नहीं था, यहाँ तक कि अंकल यान भी फंस सकते थे। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ, यानसोंग ने कहा। यूनिया एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर फुसफुसाते हुए बोली, क्या तुम पागल हो? तुम इतनी आसानी से इस बात पर कैसे सहमत हो सकते हो? यानसोंग ने उसे आश्वस्त करने वाली नज़र से देखा और कहा, चिंता मत करो, मैं इसे संभाल लूंगी। पेई किंगहान को उम्मीद नहीं थी कि वह सचमुच मान जाएगा। शुरुआती हैरानी के बाद वह मुस्कुराया और बोला, अगर आप सचमुच ऐसा कर सकते हैं तो ये कृतज्ञता का कर्ज चुक जाएगा। युवा स्वामी यान, मैं आपकी खुशखबरी का इंतजार कर रहा हूँ। यही वो नतीजा था जो यानसोंग चाहता था। वह नहीं चाहता था कि यूनिया किसी की, खासकर किसी पुरुष की, ऋणी हो। और 10 साल पहले वाले को भी रद्द कर देते हैं। पेई किंगहान थोड़ी देर रुकी, फिर सहज भाव से पूछा, 10 साल पहले की बात क्या है? यानसोंग ने अपने होंठ सिकुड़े। उसे पूरा यकीन था कि वह किसी भाड़े के सैनिक से निपट रहा है। उसका शक सही था। पेई किंगहान ने किसी को बचाते समय शायद यही सोचा होगा और शायद वह यानसोंग के जाल में फंसने का ही इंतजार कर रहा था। लेकिन यूनिया के लिए वह स्वेच्छा से इस जाल में फंसने को तैयार था। क्या अनजान बनने का नाटक करना मजेदार है? चलो इन दोनों कर्जों को माफ कर देते हैं और मैं तुम्हें तुम्हारा कोटा दिलवा दूंगा, यानसोंग ने घोषणा की।
पेई किंगहान ने उन दोनों की ओर देखा, स्पष्ट रूप से देखने की पूरी कोशिश की, फिर भी उसे केवल 2 धुंधली आकृतियां ही दिखाई दी। 10 साल पहले की क्या बात है? क्या आप समझा सकते हैं? वह ये जानने के लिए बेताब था कि 10 साल पहले क्या हुआ था। उसके दिल में बेचैनी थी, जानने की तीव्र इच्छा थी। यानसोंग ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, कहीं तुम भूल तो नहीं गए? यूनिया ने पेई किंगहान को हैरानी से देखा, तभी सामान्य रूप से अदृश्य रहने वाले युएशिंग ने कहा, भाई हान की याददाश्त कमजोर हो गई है। उन्हें उस समय के बारे में ज्यादा कुछ याद नहीं है। तो वह सचमुच भूल गया था। यूनिया ने राहत की एक छोटी सी सांस ली, यह अच्छा ही हुआ कि वह भूल गया था। यानसोंग ने अपने होठों को टेढ़ा करते हुए कहा, अच्छा हुआ कि तुम भूल गए। इन दोनों कर्जों के बदले कोटा लेना तुम्हारे लिए अच्छा सौदा है। मेरी खबर का इंतजार करो, उसने यूनिया का हाथ पकड़ते हुए कहा और अस्पताल के कमरे से बाहर निकल गया। पेई किंगहान ने गहरी भौहें चढ़ा लीं और अचानक युएशिंग को पकड़ लिया। 10 साल पहले क्या हुआ था? युएशिंग ने दरवाजे की ओर देखा, फिर 10 साल पहले की घटनाओं को पेई किंगहान को विस्तार से सुनाया। पेई किंगहान अस्पताल के बिस्तर पर अचेत अवस्था में बैठा था। फिर थोड़ी देर बाद उसने पूछा, जिस छोटी लड़की का तुमने अपहरण किया था, क्या उसने तितली के आकार की हेपिन पहनी हुई थी? युएशिंग को ये बात अच्छी तरह याद थी। हाँ भाई हान, क्या आपको याद है? पेई किंगहान ने अपनी आंखें बंद कर लीं। क्या ये वही लड़की है जो अभी अभी दिखी थी? हाँ। उसका नाम क्या है? जी यून्या, वह यून परिवार की मिस यून है, जो रियल एस्टेट का कारोबार करते हैं। यून ग्रुप। चतुर व्यापारी यून शेन उनके पिता हैं और उनके दादा प्रसिद्ध परोपकारी व्यवसायी जी हुआइक्सी हैं, युएशिंग ने समझाया। तो वह व्यक्ति जिसे वह अपनी स्मृति से बुला नहीं पा रहा था, वह वही थी। पेई किंगहान ने व्यंग्यपूर्वक सोचा कि बाई जियांग को समझना उसकी कितनी बड़ी मूर्खता थी। लेकिन अगर वह वही थी भी, तो फिर क्या? वे महज रात में गुजरने वाले जहाज थे, अलग अलग रास्तों से आए परिचित, और फिर भी यह अटूट लगाव और दिल की धड़कन क्यों बाकी थी? इतने सालों से उसके सपनों में आती रही, वह उसे भूल नहीं पाया था। आखिर हुआ क्या था? या फिर क्या उसने किसी बात को नजरअंदाज कर दिया था? अनंत लाभों के बदले 2 वरदान, यानसोंग सही था, उसके जैसे व्यक्ति के लिए यह वास्तव में एक अच्छा सौदा था। फिर भी उसके मन की गहराई में असंतोष की थोड़ी सी झलक क्यों थी? ऐसा लग रहा था मानो ऐसा नहीं होना चाहिए था। पेई किंगहान का सिरदर्द इतना असहनीय हो गया कि उसने अपना सिर पकड़ लिया और अस्पताल के बिस्तर पर गिर पड़ा। उसके दिमाग में यादों के कुछ अंश कौंधे, लेकिन वे इतनी तेजी से गुजरे कि उन्हें पकड़ पाना मुश्किल था। अस्पताल से निकलते हुए यूनिया ने उसे घूरते हुए कहा, भाई यान, आपने अभी बहुत जल्दबाजी कर दी। यह मामला इतना आसान नहीं है। इससे अंकल यान के करियर पर असर पड़ सकता है। अध्याय 477 138 बाघ की खाल के लिए उससे बातचीत करना, हताश जवाबी हमला _7। यानसोंग हंस पड़ी और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, चिंता मत करो, मैंने ये सब बातें सोचकर ही सहमति दी थी। मैं तुम्हें उसका कर्जदार होते हुए यूं ही नहीं देख सकती, है ना? तुम्हारा जो भी कर्ज होगा, मैं चुका दूंगी। यूनिया ने गहरी सांस ली, लेकिन जो मैं तुम्हारी ऋणी हूं उसका क्या? यानसोंग ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और कहा, मैं चाहता हूं कि तुम पर मेरा इतना कर्ज हो जाए कि तुम उसे चुका न सको, इसलिए तुम अपना पूरा जीवन उसे चुकाने में बिता दोगी। यूनिया को अपने दिल में एक मीठी सी अनुभूति हुई, तुम कितने चालाक हो। उसे किसी का भी कर्जदार होने पर अपराधबोध होता था, लेकिन उसका नहीं, चाहे उस पर कितना भी कर्ज क्यों न हो। उसे लगता था कि यह जायज़ है, क्योंकि वह उसे अपनी सबसे कीमती चीज़ से चुकाएगी। अगर कोई समय सीमा होती तो वह उसके जीवन का अंत होता। अगर मैं कोई चाल नहीं चलूंगी तो उस खूबसूरत लड़की को कैसे जीतूंगी? क्या तुम्हें पता है कि मुझ पर इतनी ललचाई निगाहों के बीच ये कितना मुश्किल है? यानसोंग ने शिकायत की। यानसोंग यूनिया को यून परिवार के घर वापस ले गया और उसके अंदर जाते हुए देखने के बाद खुद यान परिवार के पास लौट गया। वह पूरी रात वापस नहीं आया था और एक तूफान उसका इंतजार कर रहा था। यूनिया बैठक कक्ष में दाखिल हुई, जहां कांग जिन से आराम से सूरजमुखी के बीच तोड़ते हुए टीवी देख रहा था। जब उसने यूनिया को लौटते देखा तो उसने एक नज़र डाली और कहा, अरे क्या ये यून परिवार की छोटी बच्ची वापस नहीं आ रही है? कल रात तुम कहाँ मौज मस्ती करने गई थी? यूनिया सामने वाले सोफे पर बैठी थी। टीवी पर कांग जिन से अभिनीत एक आधुनिक पारिवारिक नैतिकता पर आधारित ड्रामा चल रहा था। वह व्हाइट लॉर्ड्स की भूमिका निभा रही थी, जो एक घर तोड़ने वाली महिला थी, जो पत्नी को बेदखल करने के उद्देश्य से साजिशें रचती थी। उसकी दुर्भावना इतनी चरम थी कि वह चौंकाने वाली थी, नैतिक दिशा और नैतिकता से रहित थी। जब ये ड्रामा पहली बार प्रसारित हुआ तो इसने सनसनी मचा दी। इसमें उन्होंने जिस प्रेमिका का किरदार निभाया, उससे हर कोई बेहद परेशान हो गया, और इसी ड्रामा ने मनोरंजन जगत में उनकी छवि को एक चिरस्थायी उपपत्नी के रूप में स्थापित कर दिया, और वास्तविक जीवन में सफलता हासिल करने के बावजूद भी यह बदनामी उनके साथ बनी रही। दर्शक इस भूमिका में इतने मग्न हो गए कि उन्होंने कांग जिनसे को मनोरंजन उद्योग से बाहर निकालने के लिए याचिका दायर कर दी। इस भूमिका की बदौलत वह रातों रात मशहूर हो गई, और हुआ देश में कौन ऐसा था जिसने कांग जिनसे का नाम नहीं सुना था। नाटक कथानक के उत्तरार्ध में पहुंच चुका था, जहां एक बच्चे के सहारे वह शिखर पर पहुंच गई थी, अद्वितीय यश का आनंद ले रही थी, लेकिन वह भूल गई थी कि जो आदमी एक बार धोखा देता है, दूसरी बार वह कितनी दूर तक जा सकता है। प्रसव पीड़ा के दौरान जिस पति को उसने चालाकी से हासिल किया था, वह उसकी भतीजी के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ा गया। उसने ये सब अपनी आंखों से देखा और उसे गहरा सदमा लगा। वह पागल हो गई। टीवी शो में कांग जिन से रो रही थी और हंगामा मचा रही थी, पागलों की तरह उन पर बेतहाशा हाथ पैर मार रही थी। तभी उस आदमी ने उसे करारा थप्पड़ मारा। नई मालकिन नम्रता से उस आदमी की बाहों में सिमट गई और दया भरी निगाहों से उनकी ओर देखने लगी। आंटी, जिस व्यक्ति से मैं और आपके पति एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं, क्या आप हमें आशीर्वाद देंगी? ये पिछली घटनाओं का हूबहू दोहराव था, जिसमें शादी के लिए दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए उसके शब्द भी बिना किसी बदलाव के शामिल थे।
बेशर्म औरत, वो शादी के रिश्ते से तुम्हारा चाचा है, ये तो अनाचार है। औरत पागलों की तरह चीखी। प्यार की कोई सीमा नहीं होती। मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं उससे प्यार करती हूँ, मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ और उसके बच्चे पैदा करना चाहती हूँ, और वह भी मुझसे प्यार करता है, बस इतना ही काफ़ी है। दूसरी महिला ने जवाब दिया। तुम दोनों शर्मनाक हो, मैं तुमसे लड़ूंगी। इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, उस आदमी ने उसे फिर से थप्पड़ मार दिया। सलीके से कपड़े पहने उस आदमी ने ठंडे और निर्मम स्वर में कहा, अब खुद को देखो, बिल्कुल पागल औरत जैसी लग रही हो। मैं तुमसे बहुत समय से तंग आ चुका हूँ। हर रात तुम्हारे साथ सोने से मुझे उल्टी आने लगती है। क्या तुम्हें लगता है कि इस बच्चे के बिना मैं तुमसे शादी करता? वह महिला अविश्वास से भरी हुई थी, स्तब्ध थी। यूनिया को मानना पड़ा कि कांग जिनसे का अभिनय बिल्कुल भी बुरा नहीं था। उन्होंने अपने पति द्वारा धोखा खाई महिला का किरदार बखूबी निभाया। कांग जिनसे वाकई ऑस्कर की हकदार थीं। महिला थोड़ा झुकी और मुस्कुराते हुए जहर भरे स्वर में फुसफुसाई, चाची, जैसा करोगे वैसा भरोगे। मुझे अच्छी तरह याद है कि कैसे तुमने मेरे चाचा को मुझसे छीन लिया था। ओह, मैं भूल गई थी, ये योजना मैंने ही तुम्हारे लिए बनाई थी। उस बाधा को दूर करने के लिए धन्यवाद, जिससे मुझे और मेरे चाचा को बिना किसी रुकावट के साथ रहने का मौका मिला। और अगर तुम ठीक से पेश आओगी तो मैं तुम्हें कुछ और समय तक इस पद का आनंद लेने दूंगी। अरे दुष्ट, मैं तुझे मार डालूंगी। कांग जिनसे ने उस औरत का चेहरा नोचने की कोशिश की, लेकिन दूसरी औरत, जो तैयार थी, डरी हुई हिरनी की तरह उस आदमी की बाहों में सिमट गई, बिल्कुल नाजुक, कोमल श्वेत कमल की तरह। चाची बहुत डरावनी है। उस व्यक्ति ने अपनी बाहों में ली हुई महिला को कोमलता से सांत्वना दी, लेकिन उस पागल महिला के लिए वह ठंडा और निर्दयी था। नाटक का मंचन शानदार था और कलाकारों ने पूरी लगन से अभिनय किया। गहन और परस्पर विरोधी कथानकों ने दर्शकों के दिलों को झकझोर दिया, जिससे वे नजरें नहीं हटा पाए। एक प्रेमिका को दूसरी प्रेमिका से प्रतिशोध का सामना करना पड़ेगा, और शायद अगली प्रेमिका को पांचवी या छठी छोटी प्रेमिका का सामना करना पड़ेगा। ये सचमुच भाग्य का खेल है। अध्याय 478, 138 बाघ की खाल के लिए उससे बातचीत करना, हताश स्थिति से जवाबी हमला _8। यूनिया ये सब देखते हुए हंसे बिना नहीं रह सकी। कहानी उसे बेहद जानी पहचानी लग रही थी। कांग जिनसे का मूल मॉडल सामने आया, और वह निर्दयी व्यक्ति युनशेन से हूबहू मिलता जुलता था। और क्या वह कोमल नन्हा सफेद कमल कांग जिनिक्सेन ही नहीं था? यूनिया को शक था कि पटकथा लेखक उन तीनों के बीच के प्रेम त्रिकोण से अच्छी तरह वाकिफ होगा। कथानक मानो उन्हीं के लिए रचा गया था। हर पंक्ति और हर नज़र में एक जानी पहचानी सी अनुभूति थी। इस बात पर टिप्पणी किए बिना कोई नहीं रह सकता कि कला वास्तव में जीवन की नकल करती है। उसने कांग जिनसे की ओर देखा और पाया कि वह बड़ी दिलचस्पी से देख रही थी। उसका चेहरा शांत था और उसकी आंखों में थोड़ी सी व्यंग्यात्मकता थी। देखते समय वह क्या सोच रही थी? ये मालकिन तो सचमुच बहुत दयनीय है, छी, लेकिन वो इसकी हकदार भी है ना? इसे ही कहते हैं, एक खलनायक को उससे भी बुरे खलनायक से सामना करना पड़ेगा। और ये मालकिन कितनी मूर्ख है। उसे तो अब जाकर उनके अफेयर के बारे में पता चला है, इसीलिए तो उसे बेवकूफ़ बनाया गया है। कांग जिनसे ने मुस्कुराते हुए कहा, सचमुच कितनी मूर्खतापूर्ण बात है। जियांग आंटी, अगर आप यह महिला होती तो आप क्या करती? यूनिया ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। कांग जिनसे ने अपने बीज खाते हुए थोड़ी देर रुककर सामने बैठी लड़की की ओर देखा और शरारती मुस्कान के साथ बोली, शांति से इसे स्वीकार करो, धन निकाल लो और उस नीच और घटिया औरत को कंगाल करके बाहर फेंक दो। यूनिया ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, हालांकि यह उतना दुखद नहीं लगता। मृत्यु उनके लिए बहुत आसान होगी, केवल जीवित रहकर ही वे सबसे भीषण यातना सहन कर सकते हैं। उसका लहजा बेहद भयावह था। यूनिया की निगाहें चमक उठी। लगता है आंटी जियांग को काफ़ी अनुभव है। जब हालात बेकाबू हो जाते हैं तो अक्सर छिपी हुई क्षमताएं सामने आ जाती हैं। मैं आंटी जियांग के इस जोरदार पलटवार का बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। कांग जिनसे ने उन आंखों में देखा जो किसी प्राचीन कुएं की तरह गहरी और रहस्यमयी थी, जिससे उसका दिल एक धड़कन चूक गया। ये लड़की भेस बदले हुए एक शातिर भेड़िया थी। कांग जिनसे एक पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन फिर भी उसने उस शेरनी से बातचीत करने का फैसला किया। बाघिन का क्या होगा? वह उसके मुंह से खाना नहीं छीनेगी। उसके हितों को ठेस पहुंचाए बिना और एक साझा लक्ष्य के साथ वे अपने उद्देश्य को और भी जल्दी हासिल कर लेंगे। हाल की घटनाओं से प्रेरित होकर कांग जिनसे काफ़ी समझदार हो गई थी। कम से कम उसकी सोच अब उतनी संकीर्ण नहीं रही थी। एक हताश जवाबी हमले के लिए एक अच्छे सहयोगी की भी आवश्यकता होती है, कांग जिनसे ने यूनिया की ओर सीधे देखते हुए कहा। यूनिया ने व्यंग्यपूर्ण ढंग से हंसते हुए कहा, मेरे सहयोगी बनने के लिए तुम अभी योग्य नहीं हो। इतना कहकर वह उठी और बैठक से चली गई। कांग जिनसे ने मन ही मन मुट्ठी भींच ली, क्या तुम योग्य नहीं हो? मैं तुम्हें दिखा दूंगी कि मैं योग्य हूं या नहीं। कांग जिनसे वाकई बहुत समझदार हो गई थी। वह जानती थी कि सिर्फ एक व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए और एक सहयोगी ढूंढना चाहिए। दुर्भाग्यवश कांग जिनसे उसकी शतरंज की बिसात पर सिर्फ एक मोहरा थी, और सटीक कहें तो एक ऐसी सिपाही जिसे आसानी से हटाया जा सकता था। उसका मिशन पूरा होने के बाद उसकी मौत तय थी। शुरू से ही यह व्यक्ति उसकी हिट लिस्ट में था। कांग जिनसे ने शुरुआत का तो अनुमान लगा लिया था, लेकिन अंत का नहीं। बाघ से बातचीत करने की कीमत बहुत भारी होती है, खासकर तब जब वह भूखा बाघ हो और पहले से ही अपने शिकार पर नजर गड़ाए हो। अपने कमरे में लौटकर यूनिया ने म्याओ म्याओ को वीडियो कॉल करने के इरादे से अपना कंप्यूटर खोला। फिर ये याद करके कि वहां अभी सुबह के 3-4 बज रहे थे और म्याओ म्याओ शायद सो रही होगी, उसने मुस्कुराते हुए कंप्यूटर बंद कर दिया। फ़ोन की बैटरी खत्म हो गई थी, इसलिए यूनिया ने उसे चार्ज किया। थोड़ी थकी हुई महसूस करते हुए वह थोड़ी देर के लिए बिस्तर पर लेट गई और सो गई। जब यूनिया उठी तो दोपहर के 1 बज चुके थे। उसे भूख लग रही थी और वह कुछ खाने के लिए उठने ही वाली थी कि तभी उसे लगा कि भाई यान उससे संपर्क करने की कोशिश कर रहे होंगे, इसलिए उसने अपना फ़ोन चालू किया। जैसे ही उसने फ़ोन ऑन किया, विदेश से एक कॉल आ गई।
यूनिया का दिल बुरी आशंका से भरकर जोर से धड़कने लगा। उसने बिना कुछ बोले ही कॉल का जवाब दिया और दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति ने अंग्रेजी में तेजी से बोलना शुरू कर दिया। उनका लहजा बहुत ही गंभीर था। यूनिया अचानक खड़ी हो गई, उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसका शरीर लगभग लड़खड़ा रहा था। अध्याय 479 139 म्याऊं म्याऊं अपहरण हवाई अड्डे पर हंगामा। सभी को तुरंत खोज शुरू करने के लिए कहो। अगर मेरे भाई को कुछ भी हुआ तो तुम सबको अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। यूनिया का लहजा धमकी भरा था, जिससे सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। दूसरे पक्ष ने तुरंत सकारात्मक जवाबों की झड़ी लगा दी। यूनिया ने गहरी सांस ली और शांत रहने की कोशिश करते हुए कहा, वानहु संघीय पुलिस विभाग जाओ और बेन नाम के किसी व्यक्ति को ढूंढो। उसे खोज में समन्वय करने के लिए कहो। सबसे पहले सीमा शुल्क और हवाई अड्डों, विशेष रूप से बंदरगाहों और गोदियों को बंद कर दो। वह व्यक्ति ज्यादा दूर नहीं गया होगा, हमें उसे ढूंढना ही होगा। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस है, आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस मेरा नाम बता दीजिए, मैं उनसे पहले ही स्पष्टीकरण ले लूंगा। फोन रखने के बाद यूनिया ने बेन से संपर्क किया। 20 मिनट बाद यूनिया कमरे में बेचैनी से इधर उधर घूम रही थी, क्योंकि कोई खबर नहीं आ रही थी। उसका दिल आग की तरह जल रहा था, उसके हाथ बेचैनी से कांप रहे थे। म्याओ म्याओ को कुछ भी नहीं होना चाहिए। उसने जाने से पहले सब कुछ त्रुटिहीन तरीके से व्यवस्थित कर लिया था, फिर भी किसी न किसी ने खामी ढूंढ ली। ये निश्चित रूप से एक सुनियोजित अपहरण था, और यह हमला उसी पर लक्षित था। वह विदेश में एक गुमनाम जीवन जीती थी, शायद ही कभी बाहर निकलती थी और न ही मुश्किल से किसी को दुश्मन बनाती थी। तो भला ये कौन हो सकता है? क्या वह युनशु थी? इससे बात समझ में आ जाती है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि हाल ही में कोई हलचल नहीं हुई। वे उसे अचानक पकड़ने का इंतजार कर रहे थे। अगर म्याओ म्याओ को कोई चोट नहीं आई तो राहत की बात होगी। अगर म्याओ म्याओ का एक बाल भी टूटा तो युनशु, मैं ये सुनिश्चित कर दूंगा कि तुम न तो जीना चाहो और न ही मरना चाहो। एक पल के लिए उसे खुद से घृणा हुई। उसने म्याओ म्याओ को विदेश में अकेला क्यों छोड़ दिया? अगर म्याओ म्याओ को कुछ हो जाता तो वह खुद को सबसे कम माफ कर पाती। यूनिया ने गहरी सांस ली, उसके नाखून उसकी हथेली में जोर से गड़ गए। दर्द ने उसे याद दिलाया कि उसे शांत रहना होगा। युनशु उसे बहुत अच्छी तरह जानती थी कि म्याओ म्याओ उसकी एकमात्र कमजोरी है और उसने इसी कमजोरी का फायदा उठाया था और उसे घातक प्रहार देने का इंतजार कर रही थी। वह लापरवाह थी। एक और घंटा बीत गया। यूनिया के लिए हर मिनट और हर सेकंड पीड़ादायक था। वह कमरे से बाहर निकली और ऊपरी मंजिल से नीचे आई, लेकिन बैठक कक्ष में कोई नहीं था। कोई रसोई से दौड़कर बाहर आए और बोली, मैडम आप कब वापस आईं? यूनिया ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि इसके बजाय पूछा, क्या दादी घर पर हैं? नहीं, वह महिला सुबह जाने के बाद से वापस नहीं आई है। महोदया, क्या आपको किसी काम से उस महिला से मिलना है? यूनिया मुस्कुराई और सिर हिलाते हुए बोली, नहीं, कुछ नहीं। आप अपना काम कीजिए, मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी। कोई ने ओह कहा और रसोई में लौट गई। यूनिया इंतजार करने के लिए अपने कमरे में वापस चली गई। पूरी दोपहर बीत गई और उसका सब्र टूट गया। उसी क्षण बेन का फोन आया। कैसा है? क्या आपको वह व्यक्ति मिल गया? माफ कीजिए, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। दूसरी तरफ वाले पूरी तैयारी के साथ आए थे और उनके पास भागने का रास्ता भी तैयार था। हमने पता लगाया है कि वे हुआ देश के एक गुट से संबंधित हैं। वे 20 मिनट पहले हांगकांग के लिए विमान में सवार हुए और अब राष्ट्रीय सीमा पार कर चुके हैं। मैं उन्हें रोकने में असमर्थ हूँ। कोई बात नहीं, आपने पहले ही बहुत मदद की है। जब मुझे जर्मनी जाने का समय मिलेगा तो मैं आपको खाने पर ले जाऊंगा। फोन रखने के बाद यूनिया गहरी सोच में डूबी हुई अपनी भौहें सिकोड़ लीं। जर्मनी से हांगकांग की उड़ान में 13 घंटे लगते हैं। तैयारी के लिए अभी भी समय है। उसने तुरंत अंकल चांद को फोन किया और उन्हें हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया। सभी के पास म्याओ म्याओ की तस्वीर होनी चाहिए और उड़ान के आते ही लक्ष्य को ढूंढना है और लक्ष्य को नुकसान पहुंचाए बिना उसे वापस लाना है। नहीं, यूनिया ने खुद जाने का फैसला किया। ये सुनिश्चित करने के लिए वह स्वयं निंग जिहुआ को ढूंढने गई। निंग परिवार के पिछवाड़े में एक भयंकर तिब्बती मास्टिफ कुत्ता, जिसकी ऊंचाई एक व्यक्ति की आधी से भी अधिक थी, जीभ बाहर निकाले और हरी चमकती आंखों के साथ खड़ा था। निंग जिहुआ एक कुर्सी पर बैठा था। उसके बगल में अधमरी मुर्गियों से भरी एक बाल्टी रखी थी। उसने एक मुर्गी निकाली और लापरवाही से उसे फेंक दिया। मुर्गी ने आखिरी संघर्ष में अपने पंख फड़फड़ाए। मास्टिफ कुत्ते ने दहाड़ मारी और झपट्टा मारकर उसे 2 टुकड़ों में फाड़ दिया। खून हर जगह फैल गया। उसकी क्रूरता भयावह थी। 2-3 निवालों में ही वह उसके गले से नीचे उतर गया। युवक के होंठों पर मुस्कान आ गई और उसने कहा, लांग्या इधर आओ। तिब्बती मास्टिफ हौंफ रहा था। उसके नुकीले दांत धूप में चमकते हुए ब्लेड की तरह लग रहे थे। वह दौड़कर निंग जिहुआ के पास आया, नीचे बैठ गया और प्यार से निंग जिहुआ के पैर से सट गया, मानो कोई पालतू जानवर अपने मालिक से स्नेह पाने की कोशिश कर रहा हो। निंग जिहुआ ने धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, लैंग्या, तुम आजकल कुछ ज्यादा ही आक्रामक हो गए हो। तुम मद में हो। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हारे लिए एक साथी ढूंढूं। उसी क्षण बटलर पास आया और धीमी आवाज में बोला, तीसरे छोटे मालिक, बाहर मिस जी आपसे मिलने आई हैं। निंग जिहुआ की निगाहें थोड़ी सी घूमी, उसे अंदर आने दो। जब बटलर जल्दी से चला गया तो निंग जिहुआ ने मुस्कुराते हुए लांग्या के सिर पर थपथपाते हुए कहा, मेरी देवी को डराओ मत, जल्दी से कहीं छिप जाओ। अध्याय 480 139 म्याओ म्याओ अपहरण हवाई अड्डे पर हंगामा _2। लांग्या अपनी आंखों में नाराजगी का भाव लिए दुम दबाकर वहां से चला गया। निंग जिहुआ ने जल्दी से लड़ाई के लिए स्नान किया, खून की गंध को धो डाला और अच्छे दिखने वाले कपड़े पहनकर इत्र छिड़का। एक तरफा प्यार में डूबा एक किशोर लड़का थोड़ा आत्ममुग्ध हो सकता है, इसलिए बाहर निकलने से पहले उसने कई बार आईने में खुद को देखा और फिर आत्मविश्वास से कदम बढ़ाया।
ये पहली बार था जब उसने पहल करके उससे मिलने की कोशिश की थी, और खुशी से निंग जिह्वा के होंठ एक ऐसी मुस्कान में फैल गए जो लगभग उसके कानों तक पहुंच गई थी। बैठक कक्ष में चाय लगभग ठंडी हो चुकी थी, लेकिन निंग जिह्वा अभी तक नहीं आई थी। यूनिया घबरा रही थी, लेकिन वर्षों से उसने जो शांति बनाए रखी थी वह उसके चेहरे पर नहीं झलक रही थी। जब निंग जिह्वा ने सोफे पर बैठी लड़की को देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। यूनिया, उसने उसका नाम पुकारा और उसकी ओर कदम बढ़ाया। यूनिया खड़ी हो गई, उसके होंठ कसकर दबे हुए थे। मेरे पास समय कम है जिह्वान, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। उसकी आंखों में दिख रही बेचैनी को देखकर निंग जिह्वान को कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ और उसने भौहें चढ़ाकर पूछा, क्या हुआ? 11 घंटे में जर्मनी से एक विमान हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरेगा। मुझे यात्रियों में से किसी एक को ढूंढने में आपकी मदद चाहिए, कोई ऐसा व्यक्ति जो मेरे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। यूनिया तेजी से और शांत भाव से बोल रही थी, लेकिन निंग जिह्वा को उसमें छिपी हुई उत्सुकता का संकेत सुनाई दिया। उसने बिना किसी झिझक के सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं खुद हांगकांग जाऊंगा, चिंता मत करो, मैं उस व्यक्ति को तुम्हारे पास वापस लाने का पूरा ध्यान रखूंगा। ये कहते हुए उसने फ़ोन करने के लिए अपना फ़ोन उठाया। यूनिया ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 1.5 घंटे बाद यूनिया और निंग जिह्वा विमान से उतरी। ये हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था। पास के ही होटल में यूनिया और अंकल चांग मिले और एक दूसरे का परिचय दिया। फिर अंकल चांग ने कहा, हमने हर निकास द्वार पर लोगों को तैनात कर रखा है, यहाँ तक कि हवाई अड्डे के कर्मचारियों में भी घुसपैठ कर ली है। महोदया, निश्चिंत रहिए, जैसे ही वे पहुंचेंगे हम उन्हें वापस ले आएंगे। यूनिया ने फिर से जोर देकर कहा, म्याओ म्याओ की व्यक्तिगत सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उसे लगा कि मामला इतना आसान नहीं है। अगर दूसरी पार्टी इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद किसी को अगवा करने में कामयाब हो गई थी और जर्मन संघीय पुलिस व स्थानीय गिरोहों से बचने का रास्ता भी पहले से ही तय कर लिया था, तो इससे पता चलता है कि वे आम लोग नहीं थे और पूरी तैयारी के साथ आए थे। वे अपने देश की स्थिति का अनुमान कैसे नहीं लगा पाए। यूनिया ने बेन को यह सुनिश्चित करने के लिए फ़ोन भी किया कि दूसरा पक्ष फ्लाइट में है या नहीं और तुलना के लिए म्याओ म्याओ की तस्वीर भेजी, जिसके जवाब में उसे एक निश्चित पुष्टि मिली। एयरपोर्ट के सर्विलांस फुटेज सबूत थे। दरअसल काले कपड़े पहने 2 लोग म्याओ म्याओ को उस फ्लाइट में ले गए थे। फिर भी यूनिया को अभी भी चैन नहीं आया था। उन्होंने व्यापक जाल बिछाया, सभी को तैनात किया और पूरे हवाई अड्डे को घेर लिया। क्या पर्याप्त लोग नहीं थे? निंग जिह्वा ने स्थानीय गिरोह से और लोगों को उधार लिया और इसके साथ ही पूरा हवाई अड्डा यूनिया के नियंत्रण में आ गया। उसने हवाई अड्डे के निगरानी तंत्र को हैक करने के लिए एलन से संपर्क किया। वह कमीना एलन बिस्तर पर एक महिला के साथ झगड़ा कर रहा था और यूनिया से कह रहा था कि वह उसके काम खत्म होने तक इंतजार करे, तब तक तो शायद सौंफ भी मुरझा चुकी होगी। होटल की फर्श से छत तक फैली खिड़की पर सहारा लिए यूनिया चिल्लाए बिना नहीं रह सकी, अभी के अभी उससे दूर हटो। अगर तुमने मेरे लिए ये सब बिगाड़ा तो हमारे बीच सब खत्म हो जाएगा। एलन घबराकर जल्दी से उस महिला से दूर हट गया और बोला, हे भगवान दादी, आपको क्या हो गया है? किसने आपको इतना नाराज कर दिया है कि आप इतनी गुस्से में हैं? यूनिया ने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली। केवल म्याओ म्याओ ही उसे इस तरह बेकाबू कर सकती थी। ऐसे समय में तो यानसोन को भी पीछे हटना पड़ता। मेरे भाई का अपहरण हो गया है। एलन ने आश्चर्य से कहा, क्या? यूनिया का एक भाई था जो उसके लिए जान से भी ज्यादा कीमती था। एलन ने उसके बारे में सुना था। ये भाई दिव्यांग था, लेकिन इस जानकारी के स्रोत का पता नहीं लगाया गया। हालांकि इससे एलन को जी यूनम्याओ को जानने से नहीं रोका जा सका। तो इस बार तुम्हें मेरी मदद करनी होगी एलन। निगरानी का काम मैं तुम पर छोड़ रहा हूँ। मैं तुम्हें अपने भाई की तस्वीर बाद में भेज दूंगा। यह मिशन महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण था, लेकिन दोनों के बीच के रिश्ते को देखते हुए एलन उसके लिए किसी भी मुश्किल का सामना करने को तैयार थी। निंग जिह्वा यूनिया की पीठ को देख रही थी। यूनिया पूरी तरह से अंग्रेजी में बहुत तेजी से बोल रही थी और निंग जिह्वा को समझने में काफ़ी कठिनाई हो रही थी। यूनिया का एक जुड़वा भाई था, उसे उसके बारे में बहुत पहले से पता था। क्या ये संभव है कि अपहरण किया गया व्यक्ति यूनिया का भाई हो? लेकिन वह विदेश में क्यों होगा? निंग जिह्वान को लगा कि यूनिया के आसपास कई रहस्य हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से अभी उन पर चर्चा करने का समय नहीं था। निंग जिह्वान उसके पास आकर बोली, विमान के उतरने में 7-8 घंटे बाकी हैं। तुम्हें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए ताकि तुम्हें ताकत मिल सके। रात के 9 बज चुके थे, लेकिन यूनिया को भला नींद कैसे आ सकती थी? आगे की कहानी सुनाने के लिए VM स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।